ने भी इस घटना को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि मणिपुर में सेना के काफिले पर आतंकी हमले का दुखद समाचार मिला है। शहीद सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि एवं उनके परिवारजनों के प्रति शोक संवेदनाएं हैं। देश शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखेगा। आतंकियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। जय हिंद। वहीं मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए हमले की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने उग्रवादियों की इस करतूत की कड़ी निंदा की है। हमारे एक छत्तीसगढ़ के अफसर शहीद हुए हैं और उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ के सपूत उस सीमा में भारत की सीमा में जाके उन्होंने शहादत दी है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमें गर्व है ऐसे सपूत छत्तीसगढ़ महतारी की कोख से जन्म लिया। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरी उनके परिवारों के साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन जिन लोगों ने भी किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सिर्फ हमारे फौजियों पे हमला नहीं है, यह हमारे देश पे हमला है। ये हमारे फौजी देश की हिफाजत करने के लिए है। जिन लोगों ने भी किया है वो आतंकवादी हैं और उनके खिलाफ सरकार को चाहिए कि सख्त कदम उठाए। मणिपुर में उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर हमला किया, जिसमें एक कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 जवान और कर्नल विप्लव त्रिपाठी की अनुजा त्रिपाठी जो पत्नी है, बेटा अबीर त्रिपाठी शामिल हैं। एक रोज पहले सुबह 10 बजे के करीब उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें कर्नल त्रिपाठी शहीद हो गए। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आपको बता दें कि उग्रवादी संगठन पीएलए और एमएनपीएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। 10 घंटे बाद इन्होंने जिम्मेदारी ली है, लेकिन आप अंदाजा लगाते हैं इस अटैक से, आप समझ सकते हैं कि इन उग्रवादियों का मकसद क्या है। सिर्फ मासूमों का कत्ल करना, खून बहाना। क्योंकि इस काफिले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी मौजूद थी। इस काफिले में कर्नल विप्लव त्रिपाठी का 8 साल का बेटा मौजूद था। इसको भी उग्रवादियों ने नहीं बख्शा। यही वजह है कि पूरे देश से हर कोई यही कह रहा है कि इन उग्रवादियों के खिलाफ अब उनको करारा जवाब दिया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। कर्नल विप्लव त्रिपाठी ने तस्करों के अंदर खौफ पैदा कर दिया था। यही वजह है कि वो उग्रवादियों के निशाने पर थे। आइए आपको सुनवाते हैं कि कर्नल विप्लव त्रिपाठी ने 18 मई 2021 को क्या कुछ कहा था। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्मगलिंग जिस ड्रग्स का होता है वो है हेरोइन और दूसरा है मेथाम्फेटामाइन। मेथाम्फेटामाइन के काफ़ी कमर्शियल नाम भी आपने सुने होंगे, जैसे कि याबा, WY जिसको वर्ल्ड इज़ योर्स बोलते हैं, बट एक्चुअल टैबलेट जो होता है वो मेथाम्फेटामाइन होता है और दूसरा एक हेरोइन। इसकी सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ पर स्मगलिंग होती है। हमने तकरीबन अगर बताऊँ तो मैं लास्ट ईयर, जो कि कोविड का साल था जिसमें FMR सस्पेंडेड था, आवाजाही बंद थी, उसके बावजूद हमने जो किया है वो तकरीबन 35 करोड़ का हमने सीज़र किया है और तकरीबन 40 बंदे हमने इसमें अप्रीहेंड किए हैं। और उससे पिछले साल में भी काफ़ी तकरीबन 40 से 50 करोड़ का हमने सीज़र किया है और इस साल भी अगर देखा जाए तो इस तरह के ऑपरेशन चल ही जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं मौजूद हूं विजय चौक में। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण के हालात बदतर हैं। अभी AQI 386 है। कल के मुकाबले AQI में सुधार आया है, लेकिन आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आज धूप खिली हुई है, मौसम साफ है तो ये हवा जहरीली नहीं है। आप समझिए 386 AQI यानी कि ये बहुत ही खराब स्थिति में है और जब AQI 400 के ऊपर जाता है तो उसे गंभीर श्रेणी में माना जाता है। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए, ये पीछे पार्लियामेंट है और यहाँ पर अभी धूप खिली हुई है, तो हल्की जो धूप खिली हुई है और हल्की हवा है, इसने जहरीली हवा को थोड़ा कम जरूर किया है, लेकिन अभी भी ये हवा सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। आप देखिए, लोगों की बेफिक्री भी है। ये जो एरिया है विजय चौक का शांत इलाका है। जो लोग भी दिल्ली आते हैं यहाँ पर
पार्लियामेंट देखने आते हैं, राष्ट्रपति भवन देखने आते हैं, क्योंकि पीछे राष्ट्रपति भवन है और आप देखिए लोग यहाँ पर फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। ये लोगों की बेफिक्री है, इसी वजह से अब लॉकडाउन लगाने पर भी मजबूर होना पड़ सकता है दिल्ली सरकार को, क्योंकि आप समझिए कि 0 से 50 का AQI जिसको सामान्य माना जाता है और उसके अलावा 50 से 100 तक का संतोषजनक माना जाता है AQI, लेकिन उससे ऊपर जैसे जैसे AQI बढ़ता है स्थिति खराब होती है। हालांकि कल से अगर हम कंपैरिजन करें शनिवार से तो AQI के लेवल में सुधार आया है, लेकिन इस चीज को बार बार मैं कह रही हूं कि जो कल AQI 450 के ऊपर था ये गंभीर श्रेणी में था, लेकिन आज जो AQI है वो 386 है, वेरी पुअर कैटेगरी में है, यानी कि थोड़ा सुधार आया है, लेकिन अभी भी ये हवा सेहत के लिए नुकसानदायक है। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आप समझिए कि तस्वीर क्या है, स्थिति क्या है, क्योंकि अभी भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव की तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली NCR की तस्वीरें देखिए, और सबसे ज्यादा मार यहीं पर पड़ी है। नोएडा में तो अभी भी धुंध है, और आप समझिए कि जो सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण का वो है पराली। ऐसे में जो कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि जरूरत पड़ी तो आप लॉकडाउन लगाइए, जो पंजाब है, हरियाणा जैसे राज्य है उनको रोकिए, कहिए कि पराली कुछ दिन ना जलाएं, या फिर क्यों ना आप उनसे पराली लेकर के इंडस्ट्रीज को दे देते हैं। और ये भी कहा गया कि देखिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति तो हो रही है कि सारा ठीकरा दिल्ली सरकार पंजाब और हरियाणा पर फोड़ रही है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि जो स्थिति है इसमें पहले स्थिति को समझिए, दिल्ली को संभालिए, और हमें सरकारों राजनीति से मतलब नहीं है, इस पर सॉल्यूशन होना चाहिए। और अभी तक देखिए जो कल इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी उसके बाद यहाँ पर एक रोड मैप तैयार किया गया है कि स्कूल बंद रहेंगे, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है, तो तमाम उपाय यहाँ पर किए गए हैं। और अब देखते हैं कि अगले एक हफ्ते में स्थिति क्या होती है। आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण के मसले पर कल इमरजेंसी बैठक बुलाई, और इमरजेंसी बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें ये बात सामने आई है कि जो पार्किंग फीस है उसको बढ़ा दिया गया है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सके, मेट्रो का इस्तेमाल करें, इसके अलावा DTC बसों का इस्तेमाल कर पाएं। और देखिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपने स्कूल तो एक हफ्ते पहले खोल दिए, बच्चे प्रदूषण का सामना कैसे करेंगे, यानी कल सोमवार से अगले एक हफ्ते तक स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो कल से वर्क फ्रॉम होम करेंगे। और ये भी कहा गया है कि 30% तक वाहनों की आवाजाही को कम किया जाए। ऐसे में अब लोगों से ज्यादा ये कहा जा रहा है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए। और देखिए कल ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि घर पर भी मास्क लगाने की नौबत आ गई है, तो ये इमरजेंसी बैठक होती है। और अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि वो लॉकडाउन पर विचार कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि हम क्या क्या उपाय कर रहे हैं, उसके बाद आगे लॉकडाउन लगाया जाएगा या नहीं, इस पर विचार होगा। कल फिर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और इस बीच इमरजेंसी बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा ये हम सुन लेते हैं। मोटे मोटे तौर पे 4 कदम आज हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। एक तो ये कि सोमवार से एक हफ्ते के लिए स्कूल फिजिकल बंद किए जा रहे हैं, वर्चुअल क्लासेस चलेंगी। सरकारी दफ्तरों का वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है 100%, तो सरकारी दफ्तर इस दौरान बंद रहेंगे। बीच बीच में एक सुझाव निकल के आ रहा था कि क्या दिल्ली को कंप्लीट लॉकडाउन किया जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे।